हेलो स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th का एग्जाम लिख चुके हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। अब सब बच्चे परेशान हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें। तो जो स्टूडेंट कॉमर्स लिए हुए हैं, कॉमर्स में दो कंपलसरी पेपर होता है। पहला पेपर है अकाउंटेंसी और दूसरा पेपर है बिजनेस स्टडीज। तो अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कि क्या पढ़ना है क्लास 11th में, कैसे एग्जाम होगा, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो दूसरा कंपलसरी पेपर है। इसे हमें शॉर्ट में बीएसटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको पूरा बोलते हैं बिजनेस स्टडीज। ये सेकेंड कंपलसरी पेपर है, हर कॉमर्स के बच्चे को ये पेपर लेना पड़ेगा। इसका नाम है पूरा बिजनेस स्टडीज, और इसको शॉर्ट में हम लोग बीएसटी बोलते हैं। हिंदी में इसको बिजनेस व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक अध्ययन। बिजनेस स्टडीज का मतलब होता है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज। आखिर इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो पूरा बुक है इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो तो ठीक है, लेकिन बुक में हम लोगों को पढ़ना क्या है? क्यों इसका नाम बिजनेस स्टडीज हुआ? तो बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बिजनेस के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो बोलता है कि बिजनेस स्टडी में आप स्टडी करेंगे बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है, क्यों किया जाता है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ स्टडी करेंगे। हर बिजनेस के बारे में हम समझेंगे कि छोटा बिजनेस कौन है, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, एकाकी व्यापार कौन है, पार्टनरशिप बिजनेस कौन है, कंपनी किसे कहते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन है। बहुत सारे टाइप्स है बिजनेस के, सारे टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी हम लोगों को पढ़ना है स्टडी अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है कि बिजनेस में क्या क्या काम होता है। और ये पूरा इस बुक में आपको पढ़ना है। बहुत मजेदार बुक है, पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी बुक है। और ऐसा बुक है कि आप जो पढ़ेंगे वो रियल लाइफ में आप देखते भी हो। जैसे होलसेलर आप जानते हो, रिटेलर आप जानते हो किसको बोलते हैं, तो होलसेलर के बारे में पढ़ेंगे, रिटेलर के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ ई कॉमर्स लिखा हुआ है। अब अमेजन कौन नहीं जानता है आज के समय में? सब तो ई कॉमर्स ही कर रहा है। कॉमर्स का मतलब है कि खरीदने और बेचने का काम अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स या ई बिजनेस। देखिए ई बिजनेस है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एक ही बात है। बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, या कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से, एक ही बात होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हम लोग बिजनेस एक्टिविटी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। बीएसटी में बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या प्रकृति है, कैसे पहचानेंगे कि ये काम बिजनेस होता है, और उसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है, बिजनेस क्यों करते हैं। तो सब लोग जानते हैं बिजनेस का उद्देश्य, सब जानता है, सारा बच्चा जानता है बिजनेस क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी आदमी दान करने के लिए थोड़ी बिजनेस, यहाँ मंदिर है कि कोई भी आएगा खा के चला जाएगा। पर्पस हमारा बिजनेस करने का प्रॉफिट है। लेकिन केवल प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का पर्पस नहीं होता है। आप लोग तो अभी तक समझ रहे थे कि जो भी बिजनेस करता है केवल प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस बहुत सा, दो उद्देश्य होता है बिजनेस का। एक होता है प्रॉफिट कमाना और दूसरा होता है सेवा करना, सर्विस। अब आपको प्रॉफिट कमाना तो समझ आ गया, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि बिजनेसमैन सर्विस के लिए क्या करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी हॉस्पिटल बना देती है इलाज कराने के लिए। गरीब आदमी अपना आके इलाज कराएगा। कंपनी हॉस्पिटल चला रही है, सस्ते में इलाज हो रहा है, तो कंपनी क्यों हॉस्पिटल खोली हुई? बहुत सारी कंपनियां स्कूल खोल के रखी है, वहां पे आप अपने बच्चे को कम फी में पढ़ा सकते हैं। इतना कम फी लिया जा रहा है जितने में उसका स्कूल नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रखा है? स्कूल खोल रखा है। हम बात कर रहे हैं छोटे बिजनेस का नहीं। राशन दुकानदार आपको ये सेवा नहीं देगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको सर्विस देती है, सेवा देती है। जैसे आप कहीं सदर अस्पताल में चले, सरकारी अस्पताल में, तो पंखा में लिखिएगा, लिखा रहेगा कंपनी का नाम। जैसे अगर हजारीबाग या झारखंड के एरिया में, तो पंखा जो लगा हुआ है सदर अस्पताल में, उसमें लिखा रहता है एनटीपीसी द्वारा वित्त प्रदत्त। या बैंक में चले जाइए, पानी पीने का मशीन को लगा दिया तो कोई कंपनी दे दिया। आपके स्कूल में कोई कंपनी कुछ लगा देता है, तो कंपनी पैसा क्यों खर्च करता है? स्कूल से क्या लेना है कंपनी को? तो कंपनी क्या करती है? सिर्फ लाभ नहीं कमाती है, क्या करती है? सेवा भी करती है। कंपनी लाभ नहीं कमाती, लाभ तो कमाती ही कमाती, इसका तो मेन उद्देश्य है लाभ, लेकिन साथ ही साथ क्या करती है? सेवा भी देती है। तो हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या उद्देश्य है बिजनेस चलाने का। बिजनेसमैन केवल प्रॉफिट के लिए नहीं मरता है, उसको प्रॉफिट के साथ और भी बहुत सारा उद्देश्य देखना होता है। अगर केवल प्रॉफिट के लिए मरता ना तो सबको लूट लेता बिजनेसमैन, लेकिन ऐसा नहीं करता है। लोगों को समझाता है, लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है। तो बिजनेस का क्या प्रकृति है और क्या उद्देश्य है, पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 2 में देखिए पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। कितने तरीके के बिजनेस इस दुनिया में पाए जाते हैं?
ये सारे बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि एक आम आदमी कौन कौन बिजनेस खोल सकता है और सरकार कौन कौन बिजनेस खोल सकती है। जैसे हम लोग पान दुकान खोलते हैं, सरकार पान दुकान खोल सकती है? नहीं खोल सकती। सरकार खोलेगी सरकारी कंपनी। सरकार क्या बनाएगी? सरकार भी बिजनेस करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या है? सरकारी कंपनी। तो सरकार कंपनी खोल के बिजनेस कर रही है। LIC क्या है? सार्वजनिक निगम है, सरकार बिजनेस कर रही है, सरकारी क्षेत्र की का है। तो याद रखना कि सरकार भी बिजनेस करती है। तो सरकार तीन तरीके से बिजनेस करती है, या तो सरकारी कंपनी खोल के, या सार्वजनिक निगम के जरिए, या विभागीय उपक्रम के जरिए। ये तीन तरह से सरकार बिजनेस चलाती है और तीनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। आखिर जैसे पूछ दे कोई कि LIC क्या है, तो LIC एक सार्वजनिक निगम है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। तो किसे कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्या होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, कौन बनाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो हर चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रारूप, कितने तरीके का बिजनेस हो सकता है, बिजनेस के कितने टाइप्स हैं, कितने तरीके हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट बिजनेस किसे कहते हैं और पब्लिक बिजनेस किसे कहते हैं, कौन प्राइवेट है और कौन पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पहले प्राइवेट क्षेत्र बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कौन है और पब्लिक सेक्टर कौन है, सरकारी क्षेत्र कौन है और प्राइवेट। बताइए, रिलायंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर में आता है। टाटा क्या है? प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहाँ है? पब्लिक सेक्टर में। भारतीय रेल कहाँ है? पब्लिक सेक्टर में, जहाँ सरकार मालिक। पब्लिक सेक्टर का मतलब जहाँ सरकार मालिक, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब जहाँ एक व्यक्ति। नहीं, भारतीय रेल अभी पब्लिक सेक्टर का सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है। कहीं कोई दिक्कत है? मालिक कौन है उसका? कौन है? सरकार। तो जिसका मालिक सरकार रहेगा उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। जिसका मालिक एक व्यक्ति रहेगा या बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, व्यक्ति, सरकार का कोई रोल नहीं, उसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। कहीं कोई दिक्कत है? अब चलते हैं बिजनेस। यहां तक समझ गए? इसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, खाली छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं। अब आपको पढ़ना है बिजनेस सर्विसेज। क्या लगता है इस दुनिया में खाली बिजनेस में आप लोग समझते हैं कोई सामान खरीदता बेचता वही बिजनेस करता है? नहीं, बिजनेस में बैंक भी तो बिजनेस कर रहा है। तो बैंक क्या खरीद बेच रहा है? आप लोग तो जानते हैं बिजनेस का मतलब है कि बड़ा दुकान खोलना है, कुछ सामान रखना है, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। बैंक क्या कर रखा है? सामान बेचता है। बैंक सेवा बेचता है, सर्विस। तो हमारे देश में सर्विस बिजनेस भी होता है। कौन सा बिजनेस होता है? सर्विस बिजनेस। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या आएगा? बैंक आएगा। हाँ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है आपको? सेवा। इसका बिजनेस का पैटर्न क्या है? बिजली कंपनी क्या दे रही है? सेवा दे रही है। मोबाइल वाले जो जियो है वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है आपको। बस वाला क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। तो उसका बिजनेस करने का तरीका क्या है? सर्विस सेक्टर बिजनेस कौन कौन है? कौन कौन सा ऐसे बिजनेस है जो सेवा क्षेत्र में, जो सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करता है और बदले में प्रॉफिट कमाता है? ये सारा सेवा हमको देता है, बैंक हमको सुविधा दे रहा है, बदले में प्रॉफिट कमा रहा है। तो सर्विस सेक्टर बिजनेस में कौन कौन से आते हैं? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बताइए, बस वाली कंपनी क्या दे रही है? सेवा। बिजली कंपनी क्या दे रही है? सेवा। इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है? सेवा। बैंक कंपनी क्या दे रही है? सेवा। मोबाइल की नेटवर्क कंपनी क्या दे रही है? सेवा। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है जो सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का बिजनेस है, जहाँ पे सेवा देने का काम किया जाता है, जहाँ कोई सामान नहीं बनता है, सर्विस मिलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी अपने स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं? सेवा। कोई सामान नहीं देंगे, आप हमको फी दीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, यानी सर्विस देंगे। डॉक्टर क्या दे रहा है? सर्विस। तो हर सब उसके बारे में भी हम लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना है। जैसे बैंक क्या है, बैंक में कितने तरह के खाते खोले जाते हैं, बता सकते हैं कितने तरह के खाते खोले जाते हैं बैंक में? अभी 4 तरह के खाते खोले जाते हैं। पहला होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग बैंक अकाउंट, तीसरा होता है करेंट डिपॉजिट अकाउंट, चौथा होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 4 खाते खोले जाते हैं बैंक में। फिर पढ़ेंगे बैंक कितने प्रकार का होता है, बैंक में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। जैसे कुछ सुविधा का नाम आप सुने होंगे बैंक में, RTGS, कभी बैंक जाएगा तो ये मिलेगा आपको। नेफ्ट, ये तो सब जानते हो, ATM का। CBS, ये सब बहुत सारा सुविधा बैंक देता है, बहुत सारा बैंक का काम है। आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बिजनेस कर पाओगे? RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जब आपको पैसा है, बड़ा पैसा, जैसे 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया दिल्ली भेजना है तुरंत, अभी कैसे भेजोगे? फोन पे से नहीं जाता 15 लाख, तो कैसे भेजोगे? RTGS कर दो, RTGS में तुरंत चला जाएगा। दूसरा क्या है? नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके नीचे क्या है? ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और नीचे क्या है? CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। पहले ये नहीं था, यही सबसे बड़ा सुविधा है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अगर नहीं था जब देश में, तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसा नहीं जाता था।
आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि भाई आज से 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि दिल्ली में आप काम कर रहे हैं और घर में खाता में पैसा डाल देते तो बोलते नहीं जाता था। ये कब से जाना शुरू हुआ है? जब बैंकों में कौन सी सुविधा जा स्टार्ट हो गई? CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तब आप दिल्ली से बैठे बैठे अपने घर के खाते में पैसा डालते हैं। तो इस सुविधा के बारे में जाना है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आने से बैंक को क्या फायदा हुआ और इस सुविधा से क्या फायदा हुआ, क्या किया ये सुविधा? क्या आज आसानी से आप कहीं भी बैठे खाते में पैसा डाल दे रहे? अगर CBS नहीं आया होता तो क्या आज फोन पे यूज करते आप? पॉसिबल ही नहीं था, इसी के कारण यूज किए। तो इस सुविधा के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकों में क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है और कैसे बैंक आगे बढ़ रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इंश्योरेंस करने के समय 2-3 वर्ड्स को समझेंगे, जैसे पॉलिसी बॉन्ड किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम किसको बोलते हैं, इंश्योरेंस कितने प्रकार का है, इंश्योरेंस में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो करके बिजनेस सर्विसेज में जितने सर्विस आते हैं, जितने सेवाएं बिजनेस में की जाती है, सबके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। उसके बाद क्या है, ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आज के समय में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जानते हो कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के जरिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब खरीदना और बेचना, तो अगर इंटरनेट के जरिए खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं तो वो ई बिजनेस कहलाता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, कि एक बिजनेसमैन अपनी सेवाओं को बाहर वाले को कैसे दे दे रहा है, आउटसोर्स कर दे रहा है काम को, ये आप पढ़ेंगे। आउटसोर्स का मतलब होता है आज के समय में कंपनियां सोचने लगी है कि अगर कोई आदमी रख के हम अपने काम कराएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा और हम बाहर वाले से काम कराएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा। तो आज के समय में लोग क्या किया है, आउटसोर्स कर दे रहा है, हर काम को बाहर वाले को दे दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। और खास करके विदेशी कंपनियां आउटसोर्स कर देती है, उसको जो काम करना होता है खुद ना करके किसी और से करवा लेता है। उसके नीचे हम लोग देखें, यहाँ पे पढ़ेंगे बिजनेस का समाज के प्रति दायित्व है। जिस समाज से एक बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व है, यानी समाज के को धोखा नहीं दे सकता, समाज को गलत प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, समाज के मतलब कस्टमर के साथ गलत बिहेव नहीं कर सकता, खराब सामान नहीं बेच सकता, प्राइस ज़्यादा नहीं ले सकता। एक समाज के लिए बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ बिजनेसमैन का कुछ इथिक्स है जिससे वो कॉम्प्रोमाइज उसको नहीं करना चाहिए। हालांकि आप आज के समय में बहुत सारे बिजनेस ऐसे जो अपने नीति शास्त्र को भूल गए, इथिक्स को भूल गए और ऐसा मिलावट का सामान बेच रहे हैं कि जो आदमी खाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के होड़ में मिलावट का सामान बेचा जा रहा है। जबकि इथिक्स जो मानता है, जो इथिक्स मानने वाले लोग हैं, नीति शास्त्र मानने वाले बिजनेसमैन है, वो कभी भी मिलावट और खराब सामान आपको नहीं बेचेंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम रेयर केस में मिलेंगे, 1% के आसपास, बाकी 90% वैसे ही मिलेगा कि जिसके पास कोई इथिक्स नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं, तो जान रहा है कि ये जहर है, इसको मिलाएंगे तो लोग मर जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, मिला ले रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बताओ एक बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं आप अपने बिजनेस में? सोर्सेस क्या है बिजनेस फाइनेंस के? आप बैंक से ला सकते हैं, और कहाँ से ला सकते हैं? शेयर मार्केट से पैसा ला सकते हैं, और बिजनेस करें। फिर बता रहे पान दुकान के बारे में हम बात नहीं कर रहे, पान दुकान में तो महिला मंडल से भी पैसा आ जाता है। हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। बड़े बिजनेस में बैंक देगा, शेयर मार्केट देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहले समझिएगा, बैंक देगा, इसका हिंदी भी समझिए, शेयर बाजार देगा, शेयर बाजार का नाम सुने हैं? और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्था। बहुत सारी हमारे देश में ऐसी संस्थाएं जो हम लोन देने का काम करती है, बस खाली उसका काम है लोन देना। तो वैसी संस्थाओं से भी आप लोन ले सकते हैं। पहले ये तय करना होगा इसमें कि पैसा कितना दिन के लिए चाहिए। सबसे पहले तो ये ना तय करना होगा कि पैसा चाहिए लेकिन कितना दिन के लिए चाहिए। बात समझ गए? ज्यादा दिन के लिए नहीं, हम नहीं उठाएंगे, जितना दिन के लिए हमको चाहिए उतना ही दिन के लिए पैसा उठाएंगे। तो पैसा कितना चाहिए, कितना दिन के लिए चाहिए, और कहाँ कहाँ से लाएंगे, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे बिजनेस, पढ़े होंगे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पढ़े। पहले था लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा बिजनेस, MSME इसको बोलते हैं, जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का बिजनेस स्टार्ट होता है। नहीं, हम लोग जो जान रहे हैं वो इसी बिजनेस को जान रहे हैं, लघु उद्योग को। इसके बाद आता है नंबर कंपनी का, जिसका 500 करोड़ रुपए पूंजी है, 1000 करोड़ रुपए पूंजी है। लेकिन छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लघु उद्योग। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार कौन क्रिएट करता है? लघु उद्योग। सबसे ज्यादा रोजगार कौन क्रिएट करता है? लघु उद्योग। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नौकरी छोटे छोटे व्यवसाय देते हैं। क्यों ये नौकरी देता है? क्योंकि इसके पास पैसे की कमी होती है, पूंजी कम ना होता है,
अब पैसे की कमी होने के कारण ये लोग सारा काम लेबर से कराता है, और जो बड़ा बिजनेसमैन है उसको खूब पैसा है, और खूब पैसा तो क्या करेगा, लेबर से कि मशीन से? मशीन से, समझोगे अच्छे से। ये छोटे बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास पैसा कम होता है, तो ये फैक्ट्री में मशीन नहीं लगा पाता है, क्योंकि पैसा कम है इसके पास। तो जो मशीन नहीं लगा पाता किससे काम करता है, लेबर से। और जिसके पास खूब पैसा वो क्या करेगा, वो फुली ऑटोमेटिक मशीन, जैसे पेप्सी देखो, पेप्सी क्या कर रहा है, फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा दिया, तो 2 लेबर खाली रहता है और पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, पूरे दुनिया में बेच रहा है। लेकिन जिसके पास नहीं है पैसा, उतना बड़ा मशीन नहीं लगा सकता, वो आदमी से ना काम कराएगा। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे ज्यादा नौकरी स्मॉल स्केल देता है। उसके बाद आपको पढ़ना आंतरिक व्यापार, देश के अंदर कौन कौन सा व्यापार होता है, इसी में पढ़ेंगे आप। होलसेलर, इसी में पढ़ेंगे। रिटेलर, इसी में पढ़ेंगे। बताइए, बिग बाजार, बिग बाजार भी बिजनेस का तरीका है ना। रिटेलर कितने तरह का होता है, फुटकर व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी के बारे में, जो माथे पर टोकरी में सामान लेके बेचता है गली मोहल्ले में, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ठेला पर बेचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो रेलवे स्टेशन के बाहर है ना, मतलब रोड के किनारे बिछा देता है, देखते हैं कुछ बेचता रहता है कि नहीं, बिस्किट बेचता है, दतवन बेचता है, मतलब सारे तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। माथा पर जो ढोता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैडलर बोलते हैं हम लोग। घूमते फिरते व्यापारी, वो क्या करेगा, या तो ठेला ले लेगा, हर गली मोहल्ला में घूम घूम के बेचेगा, या तो गर्दन में कुछ टांग लेगा, या तो माथे पर कुछ ले लेगा और घूम घूम के बेचेगा। वो भी तो बिजनेसमैन है। हमको वहां से लेके और बिग बाजार तक पढ़ना है। बात समझ गए, हमको हर बिजनेस के बारे में पढ़ना है। किसके अंदर, आंतरिक। आंतरिक मतलब होता है देश की सीमा के अंदर, हमारे देश के अंदर कौन कौन बिजनेस चल रहा है, तो इसमें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और बाह्य व्यापार में क्या होगा, कि मेरे देश के बाहर कौन कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन कौन सा होता है। तो एक्सपोर्ट करते हैं, अरे दुनिया के साथ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहले दुनिया से हम सामान को खरीदते हैं, और फिर दुनिया को हम बेचते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। फिर इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग ये कर रहे हैं, दुनिया के देशों के साथ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कौन कौन सा बिजनेस हम दुनिया के देशों के साथ कर रहे हैं, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। और जो देश की सीमा के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है। और अभी तक जैसा इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों का एग्जाम एमसीक्यू मोड में होगा। एमसीक्यू मतलब समझते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 उसका ऑप्शन देगा। लेकिन अभी तक जानकारी है, ये कंफर्म जब होगा, जब इसका सिलेबस आएगा और आप लोग का एडमिशन हो जाए तब ये कंफर्म हो। जब कंफर्म होगा तो मैं इसी चैनल के ऊपर फिर आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि एमसीक्यू में होगा या सब्जेक्टिव होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी, उस हिसाब से आपका एग्जाम क्या है, एमसीक्यू में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से आपका एक सब्जेक्ट का 40 नंबर का एग्जाम होगा। एक सब्जेक्ट का कितना एग्जाम होगा, 40 नंबर। अगर पैटर्न नहीं बदला तो वैसे झारखंड का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एमसीक्यू में अभी तक का ये रिपोर्ट कहता है कि एमसीक्यू में एग्जाम होगा। हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे वो एमसीक्यू नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव के से क्या होता है, नॉलेज बढ़ेगा। सब्जेक्टिव से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी तो ठीक हो जाएगा। एमसीक्यू तो सब्जेक्टिव से ही ना पूछा जाता है। और मैं फिर बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन करने के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मटवारी पेट्रोल पंप के पास आना होगा, और ऑनलाइन करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने का 2 ऑप्शन देगा, व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है, और उसके बाद अपना नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिए, आपका लॉगिन हो गया। उसके बाद मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट करके 9771580632 पर कांटेक्ट करके, और आप मुझे जो भी कोर्स चाहिए वो कोर्स आपको मिल जाएगा। क्लास 11th में आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, सबका सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है। आप सिंगल सिंगल भी खरीद सकते हैं, एक एक कोर्स भी खरीद सकते हैं, और कॉम्बो कोर्स भी खरीद सकते हैं, सारा एक साथ खरीद सकते हैं। अगर एक एक कोर्स खरीदिएगा तो हर पेपर का 1130 लगेगा, सिंगल में 1130 हर पेपर का। अगर एक पेपर खरीदेंगे तो 1130, 5 खरीदेंगे तो गुना कर लीजिए। और अगर कॉम्बो बैच खरीदते हैं, कॉम्बो मतलब सारा पेपर एक साथ, तो कॉम्बो बैच में 5125 रुपया मिलेगा, लगेगा सारा सब्जेक्ट का, पूरे साल भर का, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का, पूरे साल का सारा सब्जेक्ट। इसमें लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो होगा, पीडीएफ नोट्स होगा, एमसीक्यू नोट्स होगा, टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये सारी सुविधाएं आपको सेम उतना ही प्राइस में पूरे साल भर के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप सिंगल खरीदते हैं तो सिंगल में एक सब्जेक्ट का 100 रुपये महंगा है, और कॉम्बो खरीदते हैं तो 500 रुपये आपका बच रहा है। देखिए अगर इसको हम 5 से गुना करें कितना आएगा,
5 से गुना करें 0, 5 तिया 15, 11 5 55 और 1 5650 आता है, जबकि यहाँ लग रहा है 5125। तो इसका मतलब है कि 500 रुपये के आसपास में 525 रुपये आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, बच रहा है। अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो ऑफलाइन का फी अलग है, ऑफलाइन का फी अलग है। ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑनलाइन हम लोग फ्री में दे देते हैं, फी सिर्फ हम ऑफलाइन का ले लेते हैं, ये फ्री में रहता है सारे बच्चों को, ठीक है। और इसका फी रहेगा 9000 5 सब्जेक्ट के लिए। 5 जो सब्जेक्ट आप लोग का है, पांचों सब्जेक्ट का ऑफलाइन फी है 9000, जिसमें आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की सुविधा तो मिल ही रही है, साथ ही साथ किसकी सुविधा फ्री में है, ऑनलाइन की सुविधा फ्री में है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो और किसी तरह का क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक और सब्जेक्ट का जो है पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ताकि पता चले कि क्या इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है।